सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। सभी का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, बेहतर करंट और उसके साथ उसके फैक्ट, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी चीजें आपको स्टैटिक जीके इसके साथ मिलेगा और ये उसको लिखिए, पढ़िए, अपने मैगजीन खुद बनाइए। चलिए आज का पहला प्रश्न है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है ना? तो ये बात करना है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, है ना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है राजर्षि गुप्ता। राजर्षि गुप्ता को बनाया गया है। पहला ए ऑप्शन सही होगा, ओएनजीसी। अब ये तो हो गए इसके नए एमडी बने हैं, नए एमडी बने हैं। किसके जगह बनाए गए हैं? आलोक गुप्ता की जगह। आलोक गुप्ता की जगह राजर्षि गुप्ता नए एमडी बन गए हैं ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के। अब बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के बारे में। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, है ना, तेल और प्राकृतिक गैस निगम है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में स्थापित हुआ, है ना। हाँ, इनके जो है ये जो इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय, इसका मुख्यालय देहरादून में। कहां है? देहरादून में। ये बहुत भारी प्रश्न बन जा रहा है, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पा रहे। ओएनजीसी का मुख्यालय कहां है? देहरादून में इसका मुख्यालय है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना होगा। देहरादून में तेल और गैस से संबंधित खोजें करता है। 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख व्यक्ति इसके अध्यक्ष और प्रबंध संचालक AK हजारिका, और इसके एमडी बने हैं अभी राजर्षि गुप्ता, है ना। ये याद रखना है। अब देखो, फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 कंपनियों में इसका स्थान क्या है? फॉर्च्यून ग्लोबल के 500 कंपनियों में फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 कंपनियों में इसका क्या स्थान है? में 335वां स्थान है। कौन सा स्थान है? फॉर्च्यून ग्लोबल की दुनिया की 500 कंपनियों में ओएनजीसी की कौन सी रैंकिंग है? 335वीं रैंकिंग है। याद रखना होगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है ना, याद रखिएगा। और ऑयल एंड नेचुरल गैस विदेश लिमिटेड, अब ये ना ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इसकी एक शाखा है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। इसकी एक नई शाखा 1965 में स्थापित ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ये केवल ओएनजीसी है। अच्छा, हाल ही में आप लोग बताएं, हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने किस देश में तेल की खोज की है? तेल और गैस की नहीं, अमेरिका में। वो जाने देंगे? कोलंबिया। कहां किया है? कोलंबिया में किया है। कोलंबिया कहां है? दक्षिण अमेरिकी देश है। कोलंबिया में किया था, है ना। मैं एक दिन पढ़ाया था इसको। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने कहां पर? कोलंबिया में तेल की खोज की है। ये जरूर पूछा जाएगा और बहुत ही भारी प्रश्न बनेगा उस दिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। कोलंबिया में तेल की खोज की थी। तो इसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं राजर्षि गुप्ता। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के विकास दर, अर्थात जीडीपी विकास दर भी कहते हैं, जीडीपी विकास दर को घटाकर कितने % कर दिया? सारे जीडीपी विकास दर भारत का घटा रहे हैं, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, है ना। ये सब घटाते जा रहे हैं। तो इनका विकास दर को घटाकर कर दिया है 7.2%। कितना कर दिया है? 7.2%। पहले कितना था? 7.5 था, और 7.5 से घटाकर कितना कर दिया? 7.2। किसने? एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी ने। एडीबी, है ना। तो याद रखिएगा, ये जितना भी मैं बता रहा हूं लगातार जो है ये अपना रेटिंग बता रहे हैं, तो ये प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछा जाता है। तो एडीबी, अब मुख्य रूप से इसमें एडीबी को जानना है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहां है? इसके बारे में पढ़ना है। स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहां है? इसके बारे में बताइए। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी
19 दिसंबर 1966। 1966 जरूर याद रखेंगे। मुख्यालय नहीं याद आया? फिलीपींस में, मनीला में। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला में भी एक संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कहां है? मनीला में, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में। और इसका अध्यक्ष कौन है भाई? प्रमुख निदेशक कौन है? बड़ा कठिन सा नाम है, मतात्सुगु असाकावा। मतात्सुगु असाकावा इसका क्या है? ये प्रमुख व्यक्ति हैं, इसके हेड हैं मतात्सुगु असाकावा, है ना, याद रखेंगे। स्थापना 1966 में, मुख्यालय मनीला में, है ना। और इसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% बताया है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। और एक पुरस्कार भी दिया जाता है यहां पर, जिसको बोलते हैं एशिया का नोबल। बताइए कौन सा पुरस्कार है, क्या बोलते हैं उसको? भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन बना है? 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन बन गया है? ये बन गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। पिछले 25 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से की गई थी। निजी सार्वजनिक भागीदारी प्रणाली, है ना, निजी सार्वजनिक भागीदारी प्रणाली इसी बंदरगाह से शुरू की गई थी। अच्छा, भारत में प्रमुख रूप से कितने बंदरगाह, कितने प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में? कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? अपडेट करो, बस एक ही अपडेट करोगे। 14। भारत में पहले 13 था, है ना। अब कितने प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 14। मैकडोनाल्ड है, रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखो भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह है? 14 है ना। कांडला से शुरू। कांडला का नाम क्या रखा गया है? कंडला का नाम है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात। मुंबई, नवा सेवा 2 हो गए, ये कांडला को लेकर 3 हो गए। मुर्मुगुआ 4, उसके बाद से न्यू मंगलोर जो कर्नाटक में है, उसके बाद कोच्चि, है ना, 6 हो गया। विशाखापट्टनम तो अभी क्रम से जाओ। कोच्चि के बाद तमिलनाडु में जाओ, तुतिकोरिन, चेन्नई। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम। हाँ, एन्नोर बंदरगाह भी है तमिलनाडु में। एन्नोर सबसे आधुनिक बंदरगाह है, कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित। उसके बाद पारादीप कहां है? उड़ीसा तट के बाद, विशाखापट्टनम के ऊपर। उसके बाद पश्चिम बंगाल में कौन सा? कोलकाता। और उसके भार को कम करने के लिए हल्दिया। इसको जोड़ोगे 14 हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। देखो कोलकाता, चेन्नई, कांडला। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, ध्यान रखना। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। सब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह क्या है? इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम है दीनदयाल। दीनदयाल बंदरगाह किसका नाम पड़ गया है? कांडला का, गुजरात में है। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताइए कौन सा है? गलत जवाब। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। फिक्की ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? भारत का गहरा बंदरगाह में विवादित बात है। कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा है, कोई पारादीप कहता है, लेकिन किताबों में जो है विशाखापट्टनम को भी गहरा बंदरगाह बताया गया है। और विशाखापट्टनम अधिकतर, देखो बंदरगाह अधिकतर गहरे वाले भाग पूर्वी तट पर आएंगे, है ना। नहीं, फिक्की 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया? तो फिक्की ने इसको घटाकर 7.4 से घटाकर 7 कर दिया। ए बिल्कुल उत्तर फिक्की, है ना। अभी इसके पहले किसको पढ़ा आपने? एडीबी, एशियाई विकास बैंक ने कितना कहा? 7.2, तो घटा दिया उसने। और इसने भी 0.4 का आधार अंक घटाकर कितना कर दिया? 7% कर दिया फिक्की ने। किस वर्ष के लिए? 2022-23 के लिए। भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट। अब फिक्की के बारे में जानिए। FICCI पूरा नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में, क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, बोलो बोलो।
हाँ ऐसे ही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, है ना, सही बताया। इसको बोलते हैं भारतीय व्यापार और वाणिज्य संघ। कब बना था? 1927। सही जवाब। फिक्की का जो स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था, और इसकी मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां है? 1927 में स्थापित हुआ। बिल्कुल सही, ऐसे याद होना चाहिए, पढ़ने से याद होता है, ये तो फिक्स है। पढ़ेंगे, बराबर पढ़ेंगे तो और याद होगा। मुख्यालय कहां है? इसको कई बार नहीं पढ़ा इसीलिए याद नहीं हुआ। मुख्यालय है नई दिल्ली में, है ना। जब कभी ऐसा सिचुएशन आए और आपका मुख्यालय नहीं पता तो नई दिल्ली कर देना, है ना। और इसके फिक्की के अभी चेयरमैन कौन है? फिक्की को कौन चेयर कर रहे हैं? चेयरमैन फिक्की। तो फिक्की के जो चेयरमैन हैं, महासचिव बोलेंगे, दिलीप चेनाय, और अध्यक्ष हैं संजीव मेहता, उदय शंकर। फिक्की महासचिव दिलीप चेनाय, महासचिव दिलीप चेनाय, दिलीप चेनॉय, है ना। तो याद रखेंगे फिक्की। भारत नवाचार सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? भारत नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है भारत नवाचार सूचकांक। अभी 2-3 दिन पहले जारी हुआ है। अब इसमें देखेंगे इस नवाचार सूचकांक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर किसका है भारत में? भारत में देखो, ये इसके तहत नवाचार सूचकांक जो नीति आयोग ने जारी किया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा। इसमें 17 बड़े राज्य रखे गए हैं, बड़े राज्य, है ना। उसके बाद 17 बड़े राज्य और 10 छोटे और पहाड़ी राज्य, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य। पूर्वोत्तर के प्लस पहाड़ी राज्यों को रखा गया है 10, और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में रखे गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश होता 8 ही है ना, लेकिन जो ये दोनों जो मिलाएगा उसका अलग अलग डाटा आया है, इसलिए। नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है। टोटल कितने हो गए? 27 और 9 36, वैसे भी मिला जुला 36 ही है ना। तो इसमें जारी किया गया है। अब बड़े राज्यों में देखो, या पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में कौन एक नंबर है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में कौन एक नंबर पर है? तो बड़े राज्यों पे पहले स्थान पर इस बार आया है कर्नाटक। पहले स्थान पर कौन आ गया? नवाचार सूचकांक में पहला रैंक किस राज्य का है? कर्नाटक का है। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा तेलंगाना, है ना। 1 नंबर 2 नंबर याद रखना है आपका जरूर। महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक 1 नंबर, महाराष्ट्र 2 नंबर, तमिलनाडु 3 नंबर, तेलंगाना 4 नंबर, केरल 5 नंबर, हरियाणा 6 नंबर। 5वें नंबर पर कौन है? केरल, हरियाणा 6ठे नंबर पर, 6 नंबर हरियाणा, 7 उत्तर प्रदेश। 7वें नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। 8वें 9वें 10वें भी लिखा जाएगा। उसके बाद तेलंगाना, केरल, हरियाणा। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। पंजाब का लास्ट में स्थान है। चलिए, अगर हम बात करें पहाड़ी राज्यों में और पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो उसमें आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसमें कौन सा आ जाएगा? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश आएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। दिल्ली का सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश का 2 अंकों से पिछले बार जो था 9वें पर, इस बार 7वें नंबर पर है। तो याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? तीसरा संस्करण है। तीसरा संस्करण था इस बार। पहला जारी हुआ था 2019 में, फिर 2020 में, है ना। 2020 का जनवरी 2021 में जारी हुआ,
और फिर इस बार 22 में हुआ है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर का विमोचन किया गया है? रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर का विमोचन किया गया है। तो इसका घृति सिंह ने किताब लिखा है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। यह किसके द्वारा लिखा गया है जिसका विमोचन हुआ है? तो इन्होंने किताब लिखा है, महत्वपूर्ण किताब है, और यह उद्योगों के विकास पर आधारित है। उद्योगों के विकास और स्टार्टअप पर आधारित किताब है। कौन सा? द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। याद रखेंगे इस किताब को, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर यह किताब जो है सिंगापुर, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की उद्योगों के परिस्थितियों में किया गया है। द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? सेबी के बारे में ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। सेबी है ना, तो सेबी का कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण प्रमोद राव। किसने ग्रहण किया? कार्यकारी रूप में, निदेशक के रूप में प्रमोद राव ने पद ग्रहण किया है। याद रखेंगे सेबी का, है ना। अब यहां पर सेबी के बारे में जानेंगे। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1988। 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा मिला था, है ना। सेबी के साइट पर वही दिखाएगा, लेकिन ओरिजिनली हकीकत में इसकी स्थापना 1988 में हुई, लेकिन लीगल स्टेटस 1992 में प्राप्त हुआ था सेबी का, है ना। ये याद रखना है। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय कहां है इसका? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, मुंबई। और इसके मुखिया कौन है? हाँ, नारायण राणे तो मंत्री हैं। इसके अध्यक्ष बताना है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। और इसका मुख्यालय कहां जो है? मुख्यालय के अलावा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहां है? तो चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। कहां कहां? चेन्नई, याद रखेंगे, क्षेत्रीय कार्यालय पूछा जाता है। कलकत्ता, नई दिल्ली और अहमदाबाद। ये 4 इसके क्षेत्रीय पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। ये किधर हो जाएगा? दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये, और उत्तरी ये, है ना। तो ये इसके कार्यालय भी है। सेबी के बारे में याद रखेंगे। सेबी संघाई सहयोग संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल होना वाला देश कौन सा है? संघाई सहयोग संगठन। आज बहुत सारे संगठन आ रहे हैं, इन सभी के बारे में लिख रखे कि 2-2 4-4 इंफॉर्मेशन जो अक्सर पूछा जाता रहता है। संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का फैसला लिया गया है। ईरान संघाई में शामिल होगा। ईरान संघ में शामिल होगा, संघाई में, है ना। ईरान की राजधानी कहां है? तेहरान। ईरान की राजधानी कहां है? तेहरान। एशियाई देश है। अब देखो संघाई के बारे में करेंगे। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना कब हुआ था? संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में, है ना। इसमें 6 सदस्य थे जब स्थापना हुआ था। तो वैसे तो आया था 1996 में ही 5 थे। विधिवत रूप से इसकी स्थापना 2001 में हुई, 6 सदस्य थे, है ना। इसका मुख्यालय कहां है? संघाई में ही है। नाम से ही लग रहा है, मुख्यालय संघाई। संघाई कहां है? चीन में है। संघाई चीन में। सदस्य देशों की संख्या अभी ये शामिल नहीं हुआ, शामिल होगा, मंजूरी मिली, अभी शामिल नहीं हुआ। हाँ, सदस्य देश है 8 सदस्य देश हो जाएंगे। 8 सदस्य देश हैं। अब इनके नाम कौन कौन से हैं ये आपको देखना है कि इनके नाम कौन होंगे। इनके नाम लिख दे रहा हूं मैं, सभी सदस्यों के नाम, है ना। भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे कब? भारत प्लस पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? 2017 में। कब शामिल हुआ भारत SCO में? 2017। पाकिस्तान भी शामिल हुआ 2017 में। इसके अलावा कौन कौन है? चीन प्लस रूस, 4। उसके बाद उज्बेकिस्तान,
उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और एक कौन सा, ताजिकिस्तान। क्या लिखता हूं, ताजिकिस्तान या तजाकिस्तान। एक और इसी तरीके का है तुर्कमेनिस्तान। ध्यान रखना ये 5 हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, एक है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान इसमें जिसमें तुर्क आ गया ना, तुर्क, जिसमें तुर्क आ गया वो नहीं है, तुर्क शब्द जिसमें आएगा वो इसका सदस्य नहीं है, बाकी इसका जो है सदस्य होंगे। तो आ गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 9वां सदस्य कौन सा होगा, ईरान। 9वां सदस्य होने वाला ईरान। इसके अलावा अर्जेंटीना ने भी आवेदन किया है ना, अर्जेंटीना ने भी क्या किया है, आवेदन किया है। मैंने पहले बताया था 2 सदस्यों ने आवेदन किया था, ईरान का हुआ, अर्जेंटीना ने भी इसमें शामिल होने के आवेदन किया है, और भी 1-2 देश जो है इसमें शामिल होने के लिए कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा एससीओ के बारे में, एससीओ परीक्षा में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। हाल ही में किस आईआईटी ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है, किसने विकसित किया है ना। तो ये 3 आईआईटी जहां है, और ये विकसित क्या, आईआईटी कानपुर ने ये बहुत ही शानदार तरीके से ये विकसित किया है। क्या किया है, अंतरिक्ष रोबोट के जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी है ना, मैस्कुलर, ये किया है आईआईटी कानपुर ने किया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या विकसित किया है, पहले प्रश्न याद कर लीजिए। अंतरिक्ष रोबोट, अंतरिक्ष के लिए है जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी है ना, ये इस तरीके से लगा लिया जाएगा जो कि दिक्कत नहीं होगी। तो विकसित किया है आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने यह किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है, स्वर्ण पदक किसने जीता है यह बताना है कि एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है, किसने जीता है, हर्षा गरुड़। किसने जीता है, हर्षा गरुड़ ने जीता है। अच्छा, ये एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप हो कहां रहा है, ताशकंद में। ताशकंद कहां है, उज्बेकिस्तान की राजधानी। यह भारोत्तोलन का आयोजन हो रहा है, आयोजन जा रखेगा, यह भी पूछा जाएगा, आयोजन हो रहा है ताशकंद, ताशकंद उज्बेकिस्तान है ना। भारोत्तोलन खेल है, इसमें महिलाओं के 45 किलोग्राम कैटेगरीज में स्वर्ण पदक जीता है हर्षा गरुड़। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है कहां हो रहा है। भारोत्तोलक हर्षा गरुड़ ने हाल ही में ताशकंद में एशिया युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की हर्षा गरुड़ ने 18 जुलाई 2022 को एक कुल 157 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुल कितना वजन इसने उठाया, 157 केजी है ना, वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आयोजन हो रहा था ताशकंद उज्बेकिस्तान में। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया, पिछले बार भी घोषित किया गया था। यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया है, 4 ऑप्शन है, एक्सिस, डीबीएस, एचडीएफसी, एसबीआई। इसका उत्तर हो जाएगा डीबीएस है ना। डच एक यूरोपीय बैंक है, याद रखेंगे, और इसको पिछले बार भी सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया था यूरो मनी के द्वारा। आप याद रखेंगे, यूरो मनी के द्वारा इसको पिछले बार भी सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया था। डेवलप बैंक ऑफ सिंगापुर है ना, बैंक ऑफ सिंगापुर है ना, ये यहां का बैंक है डीबीएस बैंक, जिसको सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में घोषित किया गया है ना। दूसरी बार, पहली बार 2018 में घोषित किया गया था, उसके बाद से इस बार जब जारी हुआ तो फिर से लघु से मध्यम उद्यमों के सहयोग के लिए किया गया है।
है ना। ये एसएमई का मतलब क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। स्मॉल मतलब लघु, मीडियम मतलब मध्यम, लघु मध्यम उद्योगों के लिए एसएमई। नहीं नहीं वो नहीं, यहां पर बस एमएसएमई नहीं है यहां पे, ये इतना ही है। स्मॉल और मध्य कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर मतलब जो उद्योग हैं उनके लिए बड़ा फ्रेंडली है। और इनके क्षेत्रों में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? डीबीएस। डीबीएस बैंक का पूरा नाम क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसको सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है, याद रखिए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पश्चिमी बंगाल के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? पश्चिम बंगाल के, तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को क्या किया गया है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ला गणेशन किसके, कहां के राज्यपाल हैं? मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यह बात याद रखना है। क्यों दिया गया भाई? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे कौन, किस कारण से हट गए? तब पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, है ना, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति एनडीए द्वारा, किसने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया? एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, हाँ, उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। जाने के बाद त्याग पत्र दे दिया था। त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, याद रखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इनको राज्यपाल को, अर्थात अभी ला गणेशन को किसने जो है शपथ दिलाया है? कौन दिलाता है शपथ? राज्यपाल को। राज्यपाल कैसे दिलाएगा? देखना, जो राज्यपाल जो होते हैं राज्यों में, जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो यहां कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने क्या किया? इनको शपथ दिलाया। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनको दिलाया। तो ला गणेशन को अतिरिक्त प्रभार पश्चिम बंगाल का। हाल ही में सरकार ने सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना शुरू किया? सीवर सेप्टिक टैंक है ना कौन सा शुरू किया है? क्या उत्तर होगा? नमस्ते, नमस्ते। शानदार, बिल्कुल सोचा गया है। देखो ये बताया गया है 1996 से लेकर, एक रिपोर्ट आई थी 1996 से और 2021 तक 900 सफाई कर्मी मारे गए हैं। सफाई करते समय कई बार मौत हो जाती है, जान चली जाती है। जो डुबकी वगैरह लगाते हैं, मेथेन गैस वगैरह की ज्यादा प्रधानता रहती है ना, जिसके कारण की मौत हो जाती है। तो 1996 से लेकर 2021 तक 900 जो है ना सफाई कर्मी मारे गए हैं। तो इसी को लेकर, है ना, उसकी सेफ्टी को लेकर जो सीवर होते हैं उसके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, नमस्ते। NAMASTE स्पेलिंग ध्यान रखना है। नमस्ते कार्यक्रम सीवर टैंक की जो है सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नई योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसको ध्यान में रखकर, क्लीन नहीं, क्लीन या सफाई अक्सर लोग यही करेंगे। दिल्ली में आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? आजादी की रेलगाड़ी, है ना, और स्टेशन कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी के द्वारा। विनय कुमार त्रिपाठी के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? तो आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन, आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम विनय कुमार त्रिपाठी के द्वारा शुरू किया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं कौन? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? है ना, कौन है? नहीं, यही है, सॉरी, ये जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनय कुमार त्रिपाठी, इन्होंने ही क्या किया है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के 75 स्टेशनों, स्वतंत्रता संग्राम के समय 75 स्टेशनों और 27 रेलगाड़ियों का महत्व पर प्रकाश डालते हुए रेलवे ने सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह का आयोजन है। अब सप्ताह भर चलेगा, कब तक चलेगा, तो यह 18 तारीख से लेकर एक सप्ताह चलेगा। एक सप्ताह के लिए, कब से, 18 जुलाई से 23 जुलाई तक, 18 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। सप्ताह भर चलने वाला एक कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत रेलवे बोर्ड के चेयरमैन या अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी या बीके त्रिपाठी भी इसको शॉर्ट नेम कह सकते हैं। और इसमें कितने इन्होंने शुरू किए, तो स्वतंत्रता संग्राम मतलब स्वतंत्रता के 75 स्टेशन और 27 रेलगाड़ियां। कितने स्टेशन, 75 स्टेशन, 27 रेलगाड़ी। ये होगा क्या, मतलब यह एक सप्ताह में 75 रेलवे स्टेशनों को लेकर 27 रेलगाड़ियां क्या करेंगी, चलेंगी, घुमाया जाएगा, घुमा दिया गया एक सप्ताह तक के लिए। उस पूरे गाड़ियों को अच्छे से क्या किया गया है, तैयार करके फूल माला लगा के उसको घुमाया गया है। 75 स्टेशनों पर घुमाया गया है ना। अगर इन स्टेशनों के नाम अगर बताएं तो इन स्टेशनों के भी नाम है अलग अलग। 75 रेलवे स्टेशनों, 27 रेलगाड़ियों को चिन्हित किया गया। 14 राज्यों के 75 स्टेशनों पर क्षेत्रीय भाषा में नुक्कड़ नाटक, लाइट एंड साउंड शो, देशभक्ति गीत, वीडियो फिल्में दिखाई जा रही हैं। ये उत्तर रेलवे के अलग अलग स्टेशनों चल रही 5 ट्रेनों को भी स्वतंत्रता जोड़ा गया है अमृत महोत्सव के तहत। चलिए अगला प्रश्न, किस भारतीय संस्थान में एसएसआई मंत्रा नामक भारत में निर्मित पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई है? पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई है कि राजीव गांधी कैंसर संस्थान में किया गया है। राजीव गांधी कैंसर संस्थान, इसमें कोई नहीं है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, आरजीसीआई होगा। इसमें से कोई एक ऑप्शन बदलना होगा, है ना, आरजीसीआई होगा। आरजीसी राजीव गांधी कैंसर संस्थान में इसका किया गया है। राजीव गांधी कैंसर संस्थान, है ना, राजीव गांधी कैंसर संस्थान। यह है कहां पे, राजीव गांधी कैंसर संस्थान कहां है? राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में। यह मेड इन इंडिया सर्कुलर रोबोटिक्स सिस्टम यहां पर किया गया है। यह है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। तो इस तरीके से याद रखेंगे, एसएसआई मंत्रा नामक भारत में निर्मित पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई है राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली में, है ना। और कैंसर इनसे जुड़ी हुई एक रोबोट तैयार कर लिया गया है जिसके तहत इलाज या इस तरीके की चीजों को पता लगाना अब होगा थोड़ा आसान, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोग इसको पढ़ेंगे, जो लोग नहीं देख पाए उसको जरूर देखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।